मैं डॉक्टर सीताराम चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ अजमेर। आज हम बीए पार्ट सेकेंड के हमारे जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं उनमें एक टॉपिक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, स्विट्जरलैंड के अंदर प्रत्यक्ष लोकतंत्र। उस पर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराऊंगा। दो प्रकार की व्यवस्था है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो लोकतांत्रिक देशों के अंदर है। एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र से तात्पर्य है कि डायरेक्ट जनता का शासन हो और डायरेक्ट जनता इन्वॉल्व हो, यानी जिसको हम हाथ खड़े करके सपोर्ट करते हैं या समर्थन जाहिर करते हैं। तो जहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन होती है जिन देशों के अंदर या जिन राज्यों के अंदर, वहाँ पे ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव है। बाकी भारत जैसे देश, चीन जैसे देश, अमेरिका जैसे देश या अदर देशों के अंदर प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर स्विट्जरलैंड है और आज भी वहाँ कुछ कैंटीनों में आज भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और दुनिया का में एक बहुत ही बेस्ट उदाहरण जिसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है वो स्विट्जरलैंड के अंदर देख सकते हैं हम। एक है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का तात्पर्य है कि शासन चलाने के लिए जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाती है, यानी वो प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और प्रतिनिधि जाके संसद के अंदर बैठते हैं, कानून निर्मात्री सदन के रूप में बैठते हैं और वहाँ जाके एक जनता का प्रतिनिधि के रूप में वो कार्य करता। ये दुनिया के लगभग सभी देशों के अंदर जो लोकतांत्रिक देश है उनके अंदर ये प्रचलित व्यवस्था है। और जो तथाकथित कुछ लोकतांत्रिक देश है वहाँ पर भी किसी न किसी रूप में इसी तरीके का की मेथड को अपनाया गया है। और ये ज़्यादा सुविधाजनक भी है कि एक मिनट के लिए जैसे हम अगर बात करते हैं भारत की, तो भारत की जो पार्लियामेंट है उसके अंदर 545 जो सदस्य है, उन 545 सदस्यों का चुनाव, जिसको लोकसभा के सदस्य कहते हैं अपन, उन सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा संपूर्ण भारत से चुना जाता है। और जो राज्यसभा के सदस्य है 250 मेंबर है, 250 मेंबर है, उसमें 238 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्टेड होते विधानसभा के सदस्यों के द्वारा और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट होते हैं। ये अप्रत्यक्ष प्रणाली का एक उदाहरण हमारे सामने है। स्विट्जरलैंड एक पूर्ण कैंटीन और 4 अर्ध कैंटीन में आज भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में हमारे को देखने को मिलता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का 2-3 हमारे सामने एग्जाम्पल है, उपकरण है जिसको कह सकते हैं हम। एक है प्रारंभिक सभाएं और एक है आरंभक। प्रारंभिक सभाओं का अभिप्राय है कि निर्धारित समय पर राज्य के सभी वयस्क नागरिक एक स्थान पर एकत्रित होकर कानूनों का निर्माण तथा नीतियों का निर्धारण करते हैं। उसी प्रक्रिया में नागरिक प्रत्यक्ष रूप से अपनी प्रभुसत्ता का प्रयोग करते। ये व्यवस्था स्विट्जरलैंड में एक पूर्ण और 4 अर्ध कैंटीनों के अंदर प्रचलित है। ये इन कैंटीनों में कोई भी विधानसभा नहीं है। विधानमंडलों का काम प्रारंभिक सभाओं के द्वारा ही किया जाता है। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का उदाहरण हमारे सामने देखने को मिल रहा है। भारत जैसे देश के अंदर ये चीज़ें संभव नहीं है। स्विट्जरलैंड के अन्य कैंटीनों व अन्य संघीय क्षेत्रों के संबंध में सिगफील्ड लिखते हैं कि यहाँ लोकतंत्र प्रत्यक्ष की रहना है और अपनी शक्तियों को सौंपते समय शीर्ष जनता हुनी त्याग नहीं देती है। ये लोक निर्णय के द्वारा अंतिम शब्द और आरंभक की प्रक्रिया द्वारा शायद प्रथम शब्द कहने का अधिकार सदैव अपने पास ही रखती है। लोक निर्णय या जनमत संग्रह,
एक है लोक निर्णय या जनमत संग्रह। जब सरकार द्वारा किसी निर्णय या कानून को जनता की स्वीकृति के लिए रखा जाता है तो उसे लोक निर्णय या जनमत संग्रह कहते हैं। भारत के अंदर भी जब जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया और बाद के अंदर जब 1947 के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ पीओके को लेकर, तो बाद में जनमत संग्रह की मांग उठी और उसको भारतीय गवर्नमेंट ने हमेशा ही इसको नकारते रहे। आरंभक लोक निर्णय के दो प्रकार है, एक अनिवार्य जनमत संग्रह और एक ऐच्छिक जनमत संग्रह। एक तो जो कंपलसरी है उसको करवाना ही है, और एक है कि उसको वो करवाए या नहीं करवाए ये उन पे निर्भर है। आरंभक ये वह संख्या है जिसके माध्यम से जनता अपनी इच्छा के बिलों को पास कराने के लिए व्यवस्थापिका से मांग कर सकती है। यानी ये आरंभक क्या है कि अपनी इच्छा के अनुकूल बिलों पर जनमत संग्रह की मांग वो करवाने की मांग करवा सकती है। आरंभक के भी दो है, एक है कि साधारण आरंभक, एक है सूत्रबद्ध आरंभक। स्विट्जरलैंड में लोक निर्णय व आरंभ का प्रयोग लोक निर्णय के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 144 में संवैधानिक संशोधन तभी लागू होंगे, स्पष्ट कहा गया है। आर्टिकल 144 में ये स्पष्ट कहा गया है कि ये संविधान संशोधन तभी ही लागू होंगे जबकि उन्हें मतदान में भाग लेने वाले शीर्ष नागरिकों के बहुमत द्वारा तथा कैंटिनों के बहुमत द्वारा स्वीकार किया जाएगा। ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया। 1608 ईस्वी से 1960 ईस्वी तक 112 वर्षों में 76 संवैधानिक संशोधन पर अनिवार्य लोक निर्णय करवाया गया। ये एक हिस्टोरिकल वहाँ का बैकग्राउंड है हमारे सामने, जिसमें केवल 15 संशोधन जनता और कैंटिनों द्वारा ही स्वीकार किए गए। कैंटिनों में लोक निर्णय 10 पूर्ण कैंटिनों और 1 अर्ध कैंटिनों में सामान्य कानूनों पर भी अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था है। 8 पूर्ण कैंटिन और 1 अर्ध कैंटिन में सामान्य कानूनों पर ऐच्छिक लोक निर्णय की व्यवस्था है और शेष कैंटिनों में लोक निर्णय की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। आरंभक स्विट्जरलैंड में आरंभ की व्यवस्था संविधान संशोधन विधेयकों पर ही है, साधारण विधायी प्रस्तावों पर नहीं है। इसलिए इसे संवैधानिक आरंभक भी कहा जाता है। संविधान के द्वारा संशोधन अथवा आंशिक संशोधन दोनों विषयों पर आरंभ की व्यवस्था मेंशन की गई है। कैंटिनों में आरंभक जनेवा में केवल संविधान संशोधन विधेयकों पर ही आरंभ की व्यवस्था है। शेष सभी कैंटिनों में संवैधानिक संशोधन तथा सामान्य कानूनों दोनों में ही के संबंध में आरंभ की व्यवस्था है। ये पर्टिकुलर कि अगर आपको संविधान में कोई अमेंडमेंट करना है तो आरंभक करवाना आपके लिए कंपलसरी है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के पक्ष में जो तर्क है, बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने, बहुत सारे राजनीतिज्ञों ने तर्क दिया कि ये सही है या गलत है। कानूनी प्रभुत्व प्रतिबंध है, लोक निर्णय शासन की भूलों का उपचार है और राजनीतिक दलों का महत्व कम होता है। किससे एक जनता में राजनीतिक विषयों के प्रति जागरूकता बढ़ती है। ये भी एक इसके जनता और प्रतिनिधियों के संबंध स्थापित करना, कानून को नैतिक शक्ति प्राप्त होना और विधायक कर्तव्य के प्रति सजग रहना और देशभक्ति की भावना में वृद्धि होना, ये डायरेक्ट लोकतंत्र के प्रति एक तरीके का समर्थन है। कुछ विचारक इसकी आलोचना करते हैं, जैसे ब्राइस के शब्दों में मैं जिस प्रकार लोक निर्णय विधानसभाओं की त्रुटियों से जनता की रक्षा करता है, उसी प्रकार आरंभ उनकी भूलों का उपचार करता है। ये ब्राइस ने
प्रत्यक्ष लोकतंत्र के पक्ष में अपनी बात रखी। कुछ इसके दोष भी है जो विपक्ष में तर्क देते हैं कि साधारण जनता कानून निर्माण की जटिल प्रक्रियाओं को नहीं समझती है, इसलिए ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र सही नहीं है। व्यवस्थापिकाओं के सम्मान में कमी आती है। धीरे धीरे व्यवस्थापिका अनुत्तरदायी और लापरवाह बनती जाती है। कुछ समय के बाद में जनता उदासीन हो जाती है। समय और धन का बहुत ज़्यादा वेस्टेज है। राजनीतिक दलों और अघोषित व्यक्तियों का शक्तिशाली होना, लोक निर्णय में संशोधन संभव नहीं है, रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन देना, ये सारे के सारे हमारे सामने उदाहरण है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को के रूप में हम देखते हैं। और दुनिया में जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसमें आज प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाना बहुत ही कठिन है। और मैं ये कहता हूँ कि बहुत कम नगण्य क्षेत्रों के अंदर ही ये संभव है। धन्यवाद।